तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बेसिकली वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आपको याद होना ही चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, आया हुआ रिसेंटली, कि मेंडल ने कब से कब तक काम किया था। तो बेसिकली डेट वो लिखा होता, सन, कि कब से कब तक काम किया गया था। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं वही आज बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट देखो, तो एक तो एनसीईआरटी की लाइनें जो आपको याद होनी ही चाहिए, डेट के साथ, प्लस साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए, प्लस ईयर कौन सा ईयर है, प्लस उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो 70 में जब आप ये प्लांट फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो उसमें नाम लिखा हुआ है जोसेफ प्रिस्टली का। उन्होंने बताया था कि क्या रोल है, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। क्या रोल होता है, ओके। फिर इसने बताया था कि बेसिकली प्लांट ही होता है जो O2 रिलीज़ करता है, जोसेफ प्रिस्टली ने बताया था। फिर ये आपको सेल चैप्टर मिलेगा कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1831 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। एक का नाम है शिल्डन और एक का नाम है श्वान। शिल्डन एंड श्वान ने मिल के दोनों ने सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो शिल्डन थे वो बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो बेसिकली बॉटनिस्ट का मतलब आपको पता होगा। हाँ, अब ये डेट याद रखना कि ये 1838 में और ये 1839 में, आगे पीछे ध्यान रखना। श्वान से ध्यान रखना कि जो श्वान की नेक होती है ना, तो श्वान एक एनिमल है समझो, तो याद रहेगा कि वो जूलॉजिस्ट थे। तो फिर आगे आओगे तो रडोल्फ वर्चू थे। उनका ये लाइन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब ये है कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए हैं, ठीक है। फिर ये आपको ये जो है इवोल्यूशन चैप्टर मिलेगा कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पॉस्चर ने कहा था, और इस ईस्ट के हेल्प से समझाया गया था। फिर लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, स्पॉन्टेनियस जनरेशन टर्म यूज़ किया गया है। फिर लाइफ मतलब जो अचानक से सड़े गले पदार्थों से जो जनरेट हो जाता है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर लिखा हुआ है लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आरएनए एंड प्रोटीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइंटिस्ट थे रशिया के और दूसरे साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के। इसको आप ऐसे याद कर लो, हीरो। तो ऐसे हेल्डेन, हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। आर, आर से रशिया, रशिया से कौन सा था, ओपेरन। तो इन दोनों के द्वारा केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। फिर आप आगे आओगे तो ये कुछ ये जो चैप्टर तो अब तो कट गया है, पर इनका जो नाम है जूलियस वॉन शेक, ये आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में मिलेगा। इन्होंने ग्लूकोज को बताया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 1860 में हाइड्रोस्पोनिक, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है वो, बेसिकली अगर मान लीजिए किसी प्लांट को हमने डाला और उसमें हम, सॉइल नहीं है, सॉइल फ्री सिस्टम है, आप उसमें बेसिकली वाटर के फॉर्म में आप सारे न्यूट्रिएंट दे रहे हो जो प्लांट को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, तो वो होता है हाइड्रोस्पोनिक, ठीक है। फिर मेंडल ने कब, मेंडल पब्लिश वर्क, तो मेंडल अपना वर्क कब पब्लिश किया था, वैसे काम तो 1856 से लेके 1863 तक किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे पूछा है कब उन्होंने अपना बुक पब्लिश किया, बेसिकली उन्होंने अपना काम कब पब्लिश किया था, तो 1865 में, ठीक है। फिर ये आपको ये साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लैंगडॉन डाउन। उन्होंने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है साफ साफ कि लैंगडॉन डाउन के ही नाम पे डाउन सिंड्रोम रखा गया था, और ये 1866 की बात है। फिर फ्रेडरिक मिस्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेडरिक मिस्चर ने एक टर्म दिया था न्यूक्लियन, ठीक है, और ये 1869। अगर आप नोटिस करोगे ना, ये सीक्वेंस बाय लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस किसने कब दिया था। फिर आगे आओगे हैंकिंग, तो हैंकिंग ने एक्स बॉडी का बारे में बताया था 1891। फिर 1891 में ही ये इवोल्यूशन टॉपिक से है।
फॉसिल डिस्कवर हुआ था जावा होमो इरेक्टस, ठीक है। फिर 1892 में इवानोस्की, आगे जाके फिर 1898 में बेजेनिक कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइड टर्म दिया था, एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। फिर 1898 कैमिलो गोल्गी ने बेसिकली गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। फिर आगे आओगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1900 में तीन साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है डिवेरी, कॉरहेन एंड वॉन शिमैक। इन तीनों ने मिलकर मेंडल के काम को वापस से रीडिस्कवर किया था, ठीक है। फिर 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट, ये तो बस अब जब होता क्या है ना, आपको ये बात तो पता ही होगी, जो क्रोमोसोम होते हैं वो जैसे मान लो दो क्रोमोसोम हैं और वो दो क्रोमोसोम पास आते हैं, मतलब वो जब पास आते हैं उनको साइनेप्सिस बोलते हैं। फिर वो पास आने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो उस मूवमेंट के बारे में समझा ऑब्जर्व किया गया था 1902 में। फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन ने याद आया था, ये भी आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा ब्लैकमैन। फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताया था, ये फिर स्टैनले ने क्रिस्टलाइन टिश्यू बैलेंस को बताया था। फिर रामदेव मिश्रा, ये ना आपको बेसिकली चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है, उसमें ये मिलेगा आपको, तो ये आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा वो क्वेश्चन। फिर 1938 में ये कलंकांत फिश जो कि साउथ अमेरिका में पाया गया था, ठीक है। फिर 1945 पाए जाने का मतलब ये है कि पहले भी था वो, पर हमें लगता था कि वो गायब, मतलब एक तरह से वो एक्सटिंक्ट हो गया है, पर दोबारा से हमें 1938 में वो कॉट हुआ, ठीक है। फिर आगे आओगे फ्लेमिंग के बारे में, फ्लेमिंग, आर्न्स्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरी, इन सभी को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में, क्योंकि उन्होंने 1942 में बहुत सारे जो अमेरिकन सोल्जर थे, जो उन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी, सॉरी वैक्सीन बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बेसिकली एंटीबॉडीज़ तैयार की थी, पेनिसिलिन, उससे बहुत लोगों की जान बची, ठीक है। फिर जी 1950 में वॉटसन ने पीएचडी डिग्री अपनी जो भी ऑब्टेन की थी, एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज, हार्ड एक्सरे, ये भी है, आप पढ़ना एक बार, ठीक है। फिर क्योंकि ये उस टॉपिक से बेसिकली जो पैराग्राफ चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले जो साइंटिस्ट का हम बताते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे आओगे फैमिली प्लानिंग 1951 में इनिशिएट हुआ इंडिया में। फिर हर्षेन चेज ने बैक्टीरियोफेज पे काम किया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अनइक्विवोकल प्रूफ। तो जो अनइक्विवोकल प्रूफ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो इन दोनों के द्वारा 1952 ये आर्क निचोत है और हर्षेन चेज, ठीक है। फिर 1953 में मिलर, जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैस थी वो देख लो आप, मीथेन गैस है, अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन गैस है और वाटर वेपर है, ठीक है। फिर 1953 में ही वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, और कुछ नहीं। फिर 1953 में पैलेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम का बताया था। फिर 1954 में रामचंद्रन, ये भी आपको मिलेगा, कोलेजन के बारे में मत भूलना, वो भी कैसा, ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन पब्लिश किया था। फिर 1954 में क्रिक ने अपनी पीएचडी डिग्री एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, ठीक है। फिर 1958 में मिशेल्सन स्टॉल ने वर्क किया था इकोलाई के ऊपर और बताया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर, सेमी कंजर्वेटिव कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, इस बात सेमी कंजर्वेटिव ध्यान रखना। और डीएनए की बात हो रही है और कौन कौन साइंटिस्ट थे, मेशेंसन एंड स्टॉल, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना है उसी से जस्ट क्योंकि उसी टॉपिक में आगे आपको मिलेगा ये वाला, टेलर नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने सेम जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस पे किया था, वीसिया फावा, इसको फावा बिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे ये मेल्विन कैल्विन, तो 1961 की बात है, जो मेल्विन कैल्विन थे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद 1962 में वॉटसन क्रिक एंड विल्किंस नोबेल प्राइज़। एंड फिर ये देख कुछ में से काट रखें क्योंकि वो पहले की बुक्स में था, अब नहीं है। टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई वर आइसोलेटेड, हाँ ये आपको
जब बायोटेक चैप्टर पढ़ोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको मिलेगा कि 1963 में दो एंजाइम मतलब वो एक तरह से आइसोल देखे गए थे कि जो कि रेस्ट्रिक्ट करता था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई। इकोलाई के अंदर उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता था। फिर विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। फिर गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगलाइज किया 1971 में। फिर 1971 में डीनर डिस्कवर्ड वायरॉइड्स। फिर 1972 में ये सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दी, ये इंपॉर्टेंट है। 1972 सिंगर ने एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फिर स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉय ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया 1972 में। फिर 1972 में रुको, ये भी नहीं, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरनमेंट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, काट दो इसको, ये भी नहीं आपके भी। हाँ, ये 1981 में पहला एड्स का पेशेंट रिपोर्ट हुआ था। फिर ये 1983 में इलीली जो थी, इलीली कंपनी थी एक अमेरिका की, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंसुलिन को डेवलप किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, रहन तो यहाँ से फर्स्ट ये 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ये ध्यान रख सकते हो। 1990 में एसजीपी को लॉन्च किया गया था। और अर्थ समिट कब हुआ है, वर्ल्ड समिट कब हुआ है, तो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। ठीक है। एंड ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और पहली जो ट्रांसजेनिक काव थी वो रोजी नाम था उनका। और वो जो उनके मिल्क में वो प्रोटीन पाया जाता था, वो लिखा रखा है 2.4 ग्राम पर लीटर। एंड इस मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, ह्यूमन अल्फा लैक्टलबुमिन। ठीक है। फिर एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने उस बासमती राइस पे पेटेंट किया, मतलब 1997 में बासमती राइस का पेटेंट ले लिया था एक अमेरिकन कंपनी ने। ठीक है। फिर ये जैसे ऊपर बताया था अर्थ समिट, यहाँ वर्ल्ड समिट है। वर्ल्ड समिट कब हुआ था, 2002 में। और अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग, साउथ अमेरिका। अब कुछ चीज़ें हैं जो कट चुकी हैं, अब जैसे कि ये वाला चॉप कट चुका है, ये कट चुका है। ठीक है। अब ये सम कुछ लाइनें हैं जो काफ़ी काम की हैं। ये वाला ये फर्स्ट चैप्टर में था पहले, अब वो कट चुका है एक तरह से। ये वाला है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है। यहीं पर सहेली को डेवलप किया गया था। फिर ये भी नहीं है, ये फिर भी कुछ खास चीज़ है इसमें। स्ट्रोबिलियांथस कॉन्थियाना फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बाकी ये आपको रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगा कि लुपिनस आर्क्टिकस, लुपाइन बोलते हैं इसे, कहाँ से एग्जिबिट किया गया था, आर्कटिक टुंड्रा से। ठीक है। फिर आगे फिनिक्स टेक्टिलिफेरा, डेट पाम बोलते हैं इसे, कहाँ से एग्जिबिट किया था, किंग हरोल्ड पैलेस जो कि डेड सी के पास है। एंड साहिवाल, ये भी आपके उसमें नहीं है, ये भी नहीं। हाँ, ओपरिन रशिया बता चुका हूँ, हेल्ड इन इंग्लैंड से। एसल मिलर एक अमेरिकन था। फिर उसके बाद ये अल्फ्रेड वेलक नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने किस पे काम किया था, वर्कड इन मलाय आर्चिपेगलो। और ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड। फिर ये डार्विन ने किस पे काम किया था, गैलापागोस आइलैंड, मतलब कहाँ काम किया था। ठीक है। फिर केलोकैन फिश कॉट हुई थी साउथ अमेरिका में 1938, हमें पीछे भी देख चुके हैं एक बार। अबाउट 3 to 4 million ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट वॉकड इन ईस्ट अफ्रीका। ये लाइन्स में बेसिकली ऐसे याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आएगा तो वो पता होना चाहिए सही है गलत है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस डिस्कवर्ड इन जावा 1891। नियंदरथल कहाँ रहते थे, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका। एर्थोजाइलम कोका इज़ अ नेटिव ऑफ, ये ध्यान रखना, साउथ अमेरिका का नेटिव होता है। फिर आगे जो टोडी है वो साउथ इंडिया की एक फेमस ड्रिंक होती है। पेनिसिलियम जो एक एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक है, वॉज यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर। ये पीछे भी आया था कि जो जैसे कि उसमें कुछ और पूछा गया था पर रिलेटेड डिसीज था कि जो पेनिसिलियम होता है वो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया गया था अमेरिकन सोल्जर को बचाने के लिए। पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। आगे इली कंपनी कहाँ कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है।
और उन्होंने किस पे पेटेंट ले लिया था, बासमती राइस पे पेटेंट ले लिया था। फिर ये लाइन है, हाई एल्टीट्यूड जब ऊपर जाओगे आपको, ये जगह का नाम है रोहतांग पास नियर मनाली। ये 1920 में प्रिकली पियर कैक्टस कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, ऑस्ट्रेलिया में। विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंट फिशेज कॉम्पीट इन, ये आपस में कहाँ कॉम्पीट करते हैं, साउथ अमेरिकन लेक्स में। फिर अबेंडन टॉर्टोइज वर फाउंड इन गलापागोस आइलैंड में। बार्नेकल बेनेलस एंड बार्नेकल चैथमेलस फाउंड इन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। रावोल्फिया वोमिटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, रावोल्फिया वोमिटोरिया जो है वो कहाँ, हिमालय रीजन में पाया जाता है। एंड अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक्सप्लोर्ड इन साउथ अमेरिकन जंगल। डोडो कहाँ से गायब हो गई है, मॉरिशस से गायब हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने वो पॉइंट देखे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है।